चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आपको मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो मुझे इंटीमेट कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो आप देखेंगे, हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आप देखेंगे कल हम लोग जो है सैग कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे थे कि हमें क्या करना है, सैग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या चीज कैलकुलेट करना है बेटा? सैग को कैलकुलेट करना है। तो सैग को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड थे आपके पास। एक तो पैराबोलिक मेथड होता था और दूसरा आपके पास कैटनरी मेथड होता था सैग कैलकुलेशन करने का। तो पहला चीज मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो पैराबोलिक मेथड होता है सैग कैलकुलेशन का, वो हम यूज करते हैं जब आपकी जो स्पैन लेंथ होती है वो 300 मीटर या फिर उससे क्या होती है, कम होती है। अगर आपकी स्पैन लेंथ 300 मीटर या फिर उससे कम है, तब आप जो है अपने सैग को कैलकुलेट करने के लिए पैराबोलिक मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये जो मेथड होता है वो आपका अप्रोक्सीमेट मेथड आपका होता है। ठीक है, और इस मेथड में हम मान के चलते हैं, क्योंकि इस मेथड में हम एक अप्रोक्सीमेशन मान के चलते हैं कि आपका जो है, अगर आपका स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम है या फिर उसके बराबर है, तो जो सैग बनता है वो आपका काफी कम बनता है। अगर सैग कम होगा तो आपका जो स्पैन लेंथ और कंडक्टर की लेंथ जो है अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, बराबर होती है। तो इस मेथड में हम मान के चलेंगे कि जो कंडक्टर की लेंथ है वो आपकी स्पैन लेंथ के बराबर है। और अब बेटा जब हम जो है ये जंक्शन मान के चलेंगे, जब आपका सैग कम होगा तो आपकी जो है सैग कैलकुलेशन में, पैराबोलिक मेथड में सैग कैलकुलेशन में एरर बहुत कम होती है। तो इस मेथड की हेल्प से हम लोग सैग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्पैन लेंथ 300 मीटर से ज्यादा है तो मेरा सैग बड़ा बनेगा। सैग बड़ा बनेगा तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट जब मानेंगे, अप्रोक्सीमेशन, अगर सैग बड़ा होगा तो आपकी जो है कंडक्टर की लेंथ काफी ज्यादा होगी स्पैन लेंथ से, तब वो अप्रोक्सीमेशन काम नहीं चलेगा। तो पैराबोलिक मेथड से आपको काफी ज्यादा एरर मिलेगी। तब जो है अगर स्पैन लेंथ 300 मीटर से ज्यादा है तो हम लोग कैटनरी मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग बात करते हैं, दैट इज सैग को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं पैराबोलिक मेथड से, जो कि आपका अप्रोक्सीमेट मेथड है। और उसमें जंक्शन होगा कि हमारी जो है जो सैग होगा वो कैसा होगा, कम होगा। सैग कम होगा तो जो स्पैन लेंथ और कंडक्टर की लेंथ दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हेडिंग डालिए, दैट इज पैराबोलिक मेथड, पैराबोलिक मेथड for the parabolic method of sag calculation। सैग को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, पैराबोलिक मेथड यूज कर रहे हैं। इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग जो है बातें जान लेते हैं आपके जो है दैट इज टेंशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जब भी आप अपने ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर को दो टावर के सपोर्ट के बीच में हैंग करेंगे तो आपका कंडक्टर का जो वेट होगा, वेट की वजह से आपके कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे टेंशन क्रिएट होगा। हर एक पॉइंट पे टेंशन क्रिएट होगा। हर एक पॉइंट पे टेंशन क्रिएट होगा। और टेंशन किस पॉइंट पे कितना कितना होता है, फिर डायरेक्शन कैसी होती है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नाउ, तो दिस इज नथिंग बट द आपका कंडक्टर है। ठीक है, पहले मैं आपको बना रहा हूं। ठीक है, नाउ दिस इज द अर्थ। एक मिनट, ठीक है। नाउ दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर टावर। ये आपके टावर है। ठीक है, और यहां पर मैं कंडक्टर को हैंग कर रहा हूं।
यहां पर मैंने कंडक्टर को हैंग किया, ठीक है। नाउ दिस इज टावर 2 एंड दिस इज टावर 1, दिस इज टावर 1, ठीक है। अब आप देखेंगे जो कंडक्टर का वेट होगा, कंडक्टर का जो वेट होगा वो नीचे डाउनवर्ड लग रहा होगा। कहां पर लग रहा होगा? नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। चलो मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं, दिस इज द पॉइंट ए, पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, और ये पॉइंट बी है जो दूसरे टावर पे पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, ठीक है। तो आप देखेंगे कंडक्टर का जो वेट होगा वो आपका नीचे की तरफ लगा। वेट जब नीचे की तरफ लगा होगा तो वायर में क्या होगा? टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन। और वायर में किसी भी पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो हमेशा टेंजेंसी होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंशन निकालना चाहते हो तो आप उसमें एक टेंजेंट खींच दें, उस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दें। टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा? टेंशन लगने वाला है, ठीक है। पहली चीज क्लियर होनी चाहिए। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर मैं पॉइंट बी पे बोलना चाहो कि टेंजेंट कितना होगा, टेंजेंट की डायरेक्शन बताओ, तो पॉइंट बी पे मैं एक टेंजेंट खींच दूंगा, पॉइंट बी पे मैं एक टेंजेंट खींच दूंगा, वही आपकी टेंशन की डायरेक्शन होगी। पॉइंट ए पे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द टेंशन, तो जो आपका किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंशन निकालना चाहते हो तो उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट खींच दीजिए। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ठीक है। तो वही आपकी किसकी डायरेक्शन होने वाली है? दैट इज नथिंग बट द टेंशन की डायरेक्शन होने वाली है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट, आप ऐसे भी बोल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे आपका जो टेंशन होगा वो हमेशा टेंजेंशियल होगा, या फिर आपका अलोंग द लेंथ होगा, लेंथ के अलोंग, लेंथ के अलोंग, लेंथ के अलोंग, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं। तो पॉइंट देखिए, यहां पर आपका जो है जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वायर खींचेगा। यहाँ पर आपने सपोर्ट दे रखा है तो आपका जो है यहाँ पर क्या होगा? टेंशन क्रिएट होगा। और अगर पॉइंट बी पे मैं टेंशन देखना चाहूं तो आप जो है पॉइंट बी पे एक टेंजेंट खींच दीजिए, या फिर इस कंडक्टर की लेंथ के अलोंग हमेशा क्या होगा? लेंथ के अलोंग आपका टेंशन होने वाला। तो पॉइंट बी पे टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, पॉइंट ए पे टेंशन इस डायरेक्शन में होने वाला है, ठीक है। चलो तो मैं लिख रहा हूं, पहला पॉइंट में लिख रहा हूं, दैट इज टेंशन के बारे में लिख रहा हूं। पहला पॉइंट मैं टेंशन के बारे में लिख रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यू कैन बी टेक इट हियर। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, द टेंशन एट एनी पॉइंट, the tension, the tension at any point, any point on the कंडक्टर, सेल्फ वेट की वजह से, सेल्फ वेट की वजह से हर एक पॉइंट पे टेंशन आएगा। यहां पर वेट नीचे की तरफ है, वेट नीचे की तरफ, हर एक पॉइंट पे टेंशन आएगा, हर एक पॉइंट पे टेंशन आएगा। और किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंशन को दिखाना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दीजिए, या फिर उस पॉइंट में, या फिर अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग ही आपका टेंशन होगा, ठीक है। द टेंशन एट एनी पॉइंट ऑन द कंडक्टर एक्स टेंजेंशियली, टेंजेंशियली, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये मैंने पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा है। तो चलो हम जो है, क्योंकि सेल्फ वेट जो होगा, कंडक्टर का सेल्फ वेट नीचे की तरफ लगेगा तो हर एक पॉइंट पे खिंचाव आएगा, खिंचाव आएगा, फिर टेंशन आएगा। तो मैं हर एक पॉइंट पे टेंजेंट दिखाना चाहता हूँ। किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट, आप जो है टेंशन को दिखाना चाहते हैं तो टेंशन हमेशा क्या होगा? उस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दीजिए, उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही आपकी टेंशन की डायरेक्शन होने वाली है। तो पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे जो आपका पॉइंट ए पे अगर मैं टेंशन दिखाना चाहूं तो पॉइंट ए पे आप क्या करेंगे? पॉइंट ए पे एक टेंजेंट खींचेंगे। यहां पर मैंने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींची, स्पर्श रेखा खींची, तो दैट इज स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में आपका क्या होगा? दैट इज आपका टेंशन होगा। तो दिस इज द टेंशन ऑन पॉइंट ए। पॉइंट ए पे टेंशन मैंने कितना दिया? TA। और पॉइंट बी पे मैंने टेंशन लिखा है, दैट इज TB।
पॉइंट ए पे टेंशन होगा TA और पॉइंट बी पे टेंशन होगा TB। ठीक है, चलो इस पॉइंट पे भी अगर आप खींचना चाहें, किसी भी पॉइंट पे खींचना चाहें, तो जो टेंजेंट होगा उस पॉइंट पे आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए, वही आपका टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। अच्छा, आप देखेंगे इस तरह से आपको दिख रहा होगा, टेंशन आपके पॉइंट बी पे इस डायरेक्शन में होगा, टेंशन ऑन इस डायरेक्शन में। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन देखते हैं, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन किस डायरेक्शन में होने वाला है। लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो किस डायरेक्शन में होने वाला है। लोएस्ट पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं, किस पॉइंट के बारे में, लोएस्ट पॉइंट के बारे में। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूं टेंशन क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट ये आएगी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। और बेटा आप देखेंगे जो टेंशन है उसमें केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगा केवल और केवल किस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल टेंशन होने वाला है। ठीक है, यहां पर अब पॉइंट बी पे आपका जो टेंशन है दैट इज TB, इसके दो कंपोनेंट होंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो पॉइंट बी पे जो टेंशन होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। मैं दिखा रहा हूं बेटा, पॉइंट बी पे आपने टेंजेंट दिखाया, खिंचाव की वजह से आप देखेंगे वेट जो होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, वेट नीचे की तरफ अगर लगेगा तो कंडक्टर के हर पॉइंट में खिंचाव पड़ेगा, टेंशन प्रोड्यूस होगा। अगर आप कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे टेंशन दिखाना चाहते हो तो कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो कैसा होगा, टेंजेंटली। उस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच स्पर्श रेखा, वही आपकी टेंशन की डायरेक्शन होगी। तो पॉइंट बी पे मैंने क्या किया, पॉइंट बी पे अगर मुझे टेंशन दिखाना, पॉइंट बी पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट खींची, यही आपका टेंशन होगा पॉइंट बी में। और पॉइंट बी पे जो आपका टेंशन होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। टेंशन के दो घटक होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उसी तरह पॉइंट ए पे जो टेंशन होगा उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। लोएस्ट पॉइंट के बारे में बात करें, लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगा, कंडक्टर के लोएस्ट पॉइंट को मैं बोल रहा हूं O, कंडक्टर का जो लोएस्ट पॉइंट है उसको मैंने बोला O। लोएस्ट पॉइंट पे मुझे टेंशन दिखाना है, खिंचाव कितना होगा, तो लोएस्ट पॉइंट पे अगर आप टेंशन दिखाना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचिए। जब मैं टेंजेंट खींचूंगा तो टेंजेंट तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, मतलब जो टेंशन होगा वो केवल और केवल उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट ए पे जब मैं आपका जो है लोएस्ट पॉइंट पे, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर, पॉइंट ओ मेरा क्या है, लोएस्ट पॉइंट है कंडक्टर पे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं बेटा, दिस इज द पॉइंट ओ मेरा क्या है, दिस इज लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट ऑन कंडक्टर, लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर। और लोएस्ट पॉइंट पे जब आपसे पूछा जाएगा कि आप टेंशन निकालो तो लोएस्ट पॉइंट पे आप क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट में केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो बोला जाता है कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के लोएस्ट पॉइंट पे जो आपका टेंशन होगा वो केवल क्या होने वाला है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होने वाला है। कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी देयर। यहां मैं बना रहा हूं, एक मिनट। ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट पे जब आप टेंशन बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, लोएस्ट पॉइंट पे आप जो है क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट में केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। लोएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे आप टेंशन कितना मान रहे हैं, T मान रहे हैं। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना मान रहे हैं, T मान रहे हैं। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन मान रहे हैं T। ठीक है, T, और इसमें केवल कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, सेकंड पॉइंट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन होगा T
पॉइंट ए पे टेंशन होगा टीए, पॉइंट बी पे टेंशन होगा टीबी। पॉइंट ए और बी पे टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और पॉइंट बी पे भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। लेकिन लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगा उसमें केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही टेंशन आएगा। तो लिख रहा हूं बेटा, द टेंशन टी at the lowest point, at the lowest point, on the conductor, the tension T at the lowest point on the conductor acts horizontally, आपका लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो केवल और केवल हॉरिजॉन्टली लगने वाला है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली लगने वाला है। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए अब आपसे पूछा जाए जब मैं कंडक्टर को लटका दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं कंडक्टर को लटका दूंगा तो जो लोएस्ट पॉइंट होगा कंडक्टर, उसमें टेंजेंट कैसा होगा, हॉरिजॉन्टली होगा। लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो हॉरिजॉन्टली होने वाला है, ठीक है। अब ये बताओ, पॉइंट ए आपका रेस्ट में है ना, पॉइंट ए कैसा है, रेस्ट में है, कैसा, रेस्ट में है, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मतलब रेस्ट में है, मतलब मूव नहीं कर रहा, तो अगर बेटा आपने पॉइंट ए पे केवल एक ही डायरेक्शन में आपने टेंजेंट दिखा तो नेट में फोर्स ही डायरेक्शन में, तो मूव करने लगेगा। क्योंकि ये रेस्ट में है तो आप जो है क्या, रेस्ट में मतलब नेट फोर्स आपका क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। तो अगर इस डायरेक्शन में खिंचाव जो होगा, जब आप किसी चीज को खींचते हैं तो खिंचाव दोनों तरफ लगता है, ठीक है। जो टेंजेंट होगा, जो आपका टेंशन होगा, वो आपका कंडक्टर में दोनों साइड लगेगा। क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि वायर में हर एक पॉइंट किस डायरेक्शन में है, आपका रेस्ट में है, तो अगर टेंशन इस डायरेक्शन में टी है तो इस डायरेक्शन में भी टेंशन क्या होगा, टी होगा। तो पॉइंट ए पे मैंने टेंशन दिखाया इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉइंट रेस्ट में, तो इस डायरेक्शन में भी कितना ही फोर्स लग रहा होगा, टी फोर्स लग रहा है। आपका हर एक पॉइंट आप देखें, कंडक्टर का हर एक पॉइंट रेस्ट पे है, अगर हर एक पॉइंट रेस्ट पे है तो नेट फोर्स ऑन एनी पॉइंट बिकम्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो बेटा पॉइंट ए पे मैंने दिखाया टेंशन हमेशा दोनों साइड होता है, क्योंकि टेंशन जब क्रिएट होता है तो पॉइंट आपका मूव नहीं करता, वो रेस्ट पे होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रेस्ट पे होगा। तो टेंशन आप एक डायरेक्शन में नहीं दिखाते, दोनों डायरेक्शन में टेंशन दिखाते हैं, क्योंकि नेट फोर्स आपका क्या होना चाहिए, 0। तो आप देखेंगे चूंकि आपका पॉइंट ओ मेरा आपका रेस्ट में है, तो आपका जो है जो टेंशन होगा पॉइंट ओ पे, वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टली होगा, कैसा होगा, हॉरिजॉन्टली होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, तो इस डायरेक्शन में भी मैं आपका दिखा रहा हूं। नेट फोर्स कितना होने वाला है, 0 होने वाला, ठीक है। नेट फोर्स आपका इसमें 0 होगा, क्योंकि रेस्ट में कितना होगा, दैट इज टी, ठीक है। चलो, अब इस चीज को आप ऐसे भी मान सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं, 2 सेक्शन आप मान सकते हैं, ध्यान सुनिए, आप इसको 2 सेक्शन मान सकते हैं। इसको आप ऐसे मान सकते हैं, ये आपके पास ओ ए सेक्शन है और ये आपका ओबी सेक्शन है, ध्यान से देखिए, दैट इज ओ ए सेक्शन है, दिस इज ओबी सेक्शन है, ठीक है। अब जरा देखिए, चूंकि मैं पैराबोलिक मेथड बात करूंगा, तो ये आपका जो है, अगर मेरे जो है टावर्स आपके सेम लेवल पे है, तो जो मेरा लोएस्ट पॉइंट होता है वो सेंटर पे पड़ता है, लोएस्ट पॉइंट मेरा कहां पर, सेंटर पे होगा। तो ये आधी लेंथ होगी, ये भी कैसी होगी, आधी लेंथ होगी। आधी लेंथ का वेट कहां पर आएगा, मिड पॉइंट पे आएगा। तो वेट अगर यहाँ पर ओबी सेक्शन में बात करूं, ओबी सेक्शन में यहाँ पर वेट आएगा, इस वेट की वजह से आप देखेंगे ये पॉइंट भी खींचेगा, ये पॉइंट भी खींचेगा, ये पॉइंट भी खींचेगा, ये पॉइंट, जब ये पॉइंट खींचेंगे तो बेटा ये पॉइंट रेस्ट में है तो टेंशन यहाँ पर आएगा, और ये पॉइंट इस डायरेक्शन में खींचेगा तो टेंशन यहाँ पर आएगा। तो आप देखेंगे ओबी सेक्शन है, ओबी सेक्शन का जो वेट है वो सेंटर पे लगेगा, सेंटर की वजह से ये वाला पॉइंट यहाँ खींचेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ खींचेगा। चूंकि दोनों पॉइंट रेस्ट में है, तो अगर ये खींच रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए टेंशन टीबी यहाँ पर आएगा और यहाँ पर टेंशन
टी यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसी तरह आप देखेंगे OA सेक्शन में जो वेट है वो यहाँ पर लगेगा तो ये पॉइंट ए पॉइंट यहां पर खींचेगा और ओ पॉइंट यहां पर खींचेगा। चूंकि पॉइंट रेस्ट में है तो बेटा इस पॉइंट को बैलेंस करने के लिए एक टेंशन टीए यहां पर है और इस पॉइंट को बैलेंस करने के लिए एक टेंशन यहां पर है, ठीक है। तो अगर मैं ओबी सेक्शन को दिखाना चाहूं, ओबी सेक्शन में आप देखेंगे चूंकि आपका जो है जो वेट है वो सेंटर पे लगेगा, वेट हमेशा सेंटर पे लगता है, तो ओबी सेक्शन का जो वेट है सेंटर पे लगेगा। सेंटर में लगने से ये पॉइंट यहां खींचेगा, ये पॉइंट यहां पर खींचेगा। तो इन पॉइंट को बैलेंस रखने के लिए एक टेंशन टीबी यहां पर आएगा, एक टेंशन यहां पर आएगा, और ओए सेक्शन का वेट यहां पर लगेगा तो एक टेंशन यहां आएगा और एक टेंशन यहां पर आएगा। तो वही चीज मैंने दो टेंशन दिखाया, अलग अलग कलर से दिखाया। ये वाला टेंशन बेटा इसके वेट की वजह से ये पॉइंट यहां खींचेगा तो टेंशन यहां पर आएगा, और बेटा इस OA सेक्शन का वेट यहां पर लगेगा तो ये पॉइंट यहां खींचेगा तो इसको बैलेंस करने के लिए एक टेंशन यहां पर आएगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज बोला जाता है, आपका बोला जाता है कि जो आपका किसी भी पॉइंट पे या फिर आप देखेंगे जो आपके पास कंडक्टर होता है, ठीक है, कंडक्टर, अगर यहां मैं बात करूं आपका किसी भी पॉइंट पे जब मैं टेंशन बनाऊंगा, किसी भी पॉइंट पे टेंशन बनाऊंगा तो जो है हर एक पॉइंट क्या है बेटा, हर एक पॉइंट रेस्ट पे है। अगर रेस्ट में है तो नेट फोर्स आपका क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स जीरो होने वाला है तो बेटा एक्स डायरेक्शन का टोटल फोर्स कितना होने वाला है, आपका बैलेंस होने वाला है, ठीक है। इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, पहले इतना लिख लीजिए, आपको इतना लिख लीजिए। यहां पर अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते, इतना लिख लीजिए, उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। चलो मैं सेक्शन को अलग अलग करके भी दिखा देता हूं, अगर किसी को दिक्कत है मैं दोनों सेक्शन को अलग अलग भी दिखा देता हूं। इतना पहले लिख लीजिए, हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। हो गया, चलिए थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को समझाना चाहूंगा। पॉइंट ओ पे जो मैंने टेंशन बनाया, ये टेंशन किसकी वजह से है, ये टेंशन किसकी वजह से है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ओबी सेक्शन को अलग बना देता हूं, एओ सेक्शन को अलग बना देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, चलिए हो गया मेरे ख्याल से। यहां पर देखिएगा, ठीक है। चलिए ये लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। नाउ दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर, दिस इज ओ, ठीक है। नाउ हाफ बिल्कुल सेंटर पे होता है, अगर आपके जो है टावर सेम लेवल पे है तो लोएस्ट पॉइंट आपका सेंटर पे बनने वाला है, ठीक है। अब आप देखेंगे ओए सेक्शन का जो कंडक्टर इसका वेट होगा, इसका जो वेट होगा वो एग्जैक्टली कहां पर लगेगा, सेंटर पे लगेगा। इस सेक्शन का जो वेट होगा वो आपका नीचे की तरफ लगेगा, टोटल वेट, ठीक है। जब वेट नीचे लगेगा तो ये वेट आपके पॉइंट बी को इधर पर खींचेगा और पॉइंट ओ को इधर पे खींचेगा। जब आप देखेंगे चूंकि ये पॉइंट रेस्ट पे है तो अगर ये यहाँ खींच रहा है तो ये रेस्ट में है तो इसको अपोज करने के लिए टेंशन फोर्स आएगा। टेंशन फोर्स, ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो ये पॉइंट यहीं पर रुका होगा। ये वेट इस पॉइंट को यहां पर खींचेगा, चूंकि पॉइंट ओ रेस्ट पे है तो बेटा इस खिंचाव को कैंसिल करने बी पे आपका जो टेंशन होगा, क्योंकि पॉइंट बी रेस्ट पे है, उसको रेस्ट में रखने के लिए पॉइंट बी पे एक टेंशन क्रिएट होगा टीबी, और बेटा पॉइंट ओ भी रेस्ट में है, उस पॉइंट को रेस्ट में रखने के लिए टेंशन क्रिएट होगा, दैट इज टी, ठीक है। दिस इज द टेंशन। इस सेक्शन का टेंशन मैंने आपको दिखाया है। इस सेक्शन का आपके लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, पॉइंट बी पे जो आपका
जो टेंशन होगा उसमें दोनों कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, चलो मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट बी पे जो टेंशन होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक कौन सा कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ध्यान से देखते जाइए जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, आपके लोएस्ट पॉइंट पे जो आपका टेंशन होगा वो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल होगा, और पॉइंट बी पे जो टेंशन होगा वो टेंजेंशियल, तो यहाँ पर टेंजेंशियल है लेकिन इसमें केवल हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर टेंजेंशियल लेकिन इसमें दोनों कंपोनेंट होंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों कंपोनेंट होगा। चूंकि मेरा ये सेक्शन आपका क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है सेक्शन, लिख रहा हो बेटा, चूंकि सेक्शन ओबी रेस्ट में है, रेस्ट में है, इसलिए सेक्शन ओबी इज इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। किस कंडीशन में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो टोटल फोर्स ऑन द एक्स डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू 0। आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर आप बोलेंगे एक्स डायरेक्शन में एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन 0 होगा, एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द फोर्स ऑन द वाई डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू 0 होगा। ध्यान से देखिए, एक्स डायरेक्शन में, हेलो, एक्स डायरेक्शन में ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और ये वाला फोर्स आएगा। अब ये वाला फोर्स फॉरवर्ड है, ये वाला डायरेक्शन, तो एक को पॉजिटिव लूंगा एक को निगेटिव लूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे रेस्ट की कंडीशन में है तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, 0। ये पॉजिटिव फोर्स ले रहा हूं, ये निगेटिव फोर्स ले रहा हूं, तो मतलब आप देखेंगे एक्स डायरेक्शन में यही दो फोर्स लग रहा है, क्योंकि रेस्ट में है तो ये जो फोर्स होगा, हेलो, ये जो फोर्स होगा एक्स डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में ये जो फोर्स होगा, ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो बोला जाता है कि आपका कंडक्टर के जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे, कंडक्टर में जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे टेंशन के, वो सारे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंशन और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ये इसको बैलेंस कर देगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट वेट को क्या कर देगा, बैलेंस। तभी तो आपका जो है ये क्या है, ओबी सेक्शन आपका रेस्ट, क्योंकि अगर ये फोर्स वर्टिकल में ये फोर्स के बराबर नहीं होगा तो आपका, अगर मान लो ये फोर्स बड़ा है तो ओबी सेक्शन अपवर्ड मूव करेगा, अगर वेट ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ मूव करेगा। चूंकि आपका ओबी सेक्शन रेस्ट में है तो ये वर्टिकल फोर्स आपके वेट के बराबर होगा और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर। तो मैं लिख रहा हूं बेटा रेस्ट में, इसलिए नेट फोर्स ऑन द एक्स डायरेक्शन क्या होगा, 0। एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स निकाल रहे हैं, एक्स डैश में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये आपका ये भी हॉरिजॉन्टल, एक्स डैश में दो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव फोर्स ले रहा हूं, ये नेगेटिव फोर्स ले रहा हूं, ठीक है, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगा इक्वल टू क्या होगा, इसको मैंने पॉजिटिव लिया है, इसको मैंने पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां से आप निकाल सकते हैं दैट इज टी, लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो आपके पॉइंट बी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर है। दिस इज नथिंग बट द किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पॉइंट बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि आपके
कंडक्टर में जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैंने दो ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कंडक्टर में, जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड वाइज क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। पूरे के पूरे कंडक्टर में जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहां पर आप देखेंगे ये पॉइंट यहां पर खींचेगा, ये पॉइंट यहां पर खींचेगा, मैं दिखा रहा हूं, हेलो ध्यान से सुनिए। आप देखेंगे जब वेट लगेगा तो बेटा यहाँ वाले पॉइंट यहाँ पर खींचना चालू होंगे, यहाँ वाले पॉइंट यहाँ पर खींचेंगे, ये पॉइंट जब खींचेगा तो टेंशन कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंशन दिखाना चाहूँ तो इस पॉइंट पे टेंशन नहीं आएगा, इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पर खींचेगा तो टेंशन इस डायरेक्शन में आएगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में। इसमें भी आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा और आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। क्योंकि बेटा हर एक पॉइंट कैसा है बेटा, अब देखेंगे चूंकि रेस्ट में है, रेस्ट में है तो नेट फोर्स आपका एक्स डैश में क्या होगा, 0। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं सारे के सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, जितना समेशन इनका होगा उतना ही समेशन इतना होगा, ठीक, इसका भी होने वाला है, ठीक है। यहां मैं लिखने वाला हूं, चलो मैं इसको बनाओ जरा। और वर्टिकल कंपोनेंट भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो गई, वेट जो है इस कंपोनेंट द्वारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बनाए टेंशन के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, लो टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा किसके बराबर होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट आपके ये वर्टिकल और ये वेट, उसमें वेट भी आ जाएगा, वेट को भी बैलेंस करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में केवल टेंशन के ही कंपोनेंट आएंगे। तो आपका कंडक्टर में जितने भी टेंशन है सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे होने वाले हैं, सेम होने वाले। देखना कंडक्टर में जितने भी टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे, टेंशन के जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं वो आपस में कैसे होंगे, सब बराबर होंगे। ये बराबर, तभी तो आप नेट में एक्स डैश में फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मैं आपको ओए सेक्शन में भी दिखा देता हूं, ओए सेक्शन में, दिस इज ओए सेक्शन में भी चीजें दिखा देता हूं। नाउ दिस इज अर्थ, this is tower, now this is the conductor, ठीक है। now this is the point A, this is the lowest point on the conductor। इसका जो वेट होगा, OA सेक्शन का जो वेट होगा वो सेंटर पे लगने वाला है, जो टोटल वेट होगा वो सेंटर पे लगेगा। इस वेट की वजह से पॉइंट ए यहां पर खींचेगा, पॉइंट ओ यहां पर खींचेगा, क्योंकि रेस्ट में है तो आपका टेंशन फोर्स आएंगे, तो पॉइंट ए पे टेंशन फोर्स आएगा टी ए, और पॉइंट ओ पे जो टेंशन फोर्स आएगा दैट इज टी, दिस इज टी, ठीक है। पॉइंट ए पे जो आपका टेंशन होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट,
और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट आपके वेट को बैलेंस करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या करेगा, बैलेंस। क्योंकि आपका ओए सेक्शन कैसा है रेस्ट में, क्योंकि ओए सेक्शन रेस्ट में है, और रेस्ट में है मतलब और स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, स्टैटिक कंडीशन में है। तो नेट फोर्स ऑन द एक्स डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू 0। तो बेटा ये टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों आपस में क्या हो, एक्स डैश में नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि ये आपका सेक्शन रेस्ट पे है। तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होंगे, तो टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके बराबर हैं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपके वेट को बैलेंस करेगा। दिस वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू दिस वर्टिकल कंपोनेंट। तो नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके, नोट करके लिखेंगे। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। पूरी की पूरी लेंथ में टेंशन के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा कैसे होंगे, कांस्टेंट। हेलो, मान लीजिए आपके पास यहां पर मैं टेंशन खींचा हूं, टेंशन खींचा तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंशन के आपके हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। वही मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंशन खींचूं, जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे टेंशन खींच रहा हूं, टेंशन हमेशा किसी भी पॉइंट पे कैसा होगा, टेंजेंशियली। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा यहां पर, और ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना। ये वेट इस पॉइंट पे यहां खींचेगा तो ऐसा आएगा, ठीक है, मैं बना रहा हूं। किसी भी पॉइंट पे जब आप टेंशन खींचेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि नेट में पूरा का पूरा सेक्शन रेस्ट में है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये सारे के सारे बराबर होंगे, तभी आपका नेट फोर्स ऑन द एक्स डायरेक्शन क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना माइनस में होगा, उतना माइनस में होगा। हेलो, मान लो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो ये -5 होगा, ये -5 होगा, तभी आपका एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स आपका 0 होगा। पूरे के पूरे कंडक्टर की लेंथ में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन के जितने भी कंपोनेंट होंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। मैग्नीट्यूड वाइज कैसे होंगे, बराबर होंगे। नोट करके लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। लिखिए, लिखवाऊं बेटा, the horizontal component, the horizontal component of tension is constant. The horizontal component of tension is constant, is constant throughout the length of conductor, कंडक्टर या फिर वायर। चलिए अब डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। 3 पॉइंट आपको याद करने, 3 पॉइंट जो मैंने अभी तक आपको बताया उसमें आपको 3 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। पहला, किसी भी पॉइंट पे कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो हमेशा किस डायरेक्शन होगा,
टेंजेंशियल होगा। उस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच दीजिए, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही उस पॉइंट पे टेंशन को क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले। आपके कंडक्टर में किसी भी पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो हमेशा कैसा होगा, टेंजेंशियली होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो किस डायरेक्शन में लगने वाला है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही केवल लगने वाला है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि कंडक्टर की थ्रू आउट द लेंथ, कंडक्टर की या फिर वायर की थ्रू आउट द लेंथ में जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे टेंशन के, वो कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे, फिर बराबर। हर एक पॉइंट पे जब आप टेंशन खींचेंगे, हर एक पॉइंट पे जो टेंशन होगा उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो थ्रू आउट द लेंथ कैसा होगा, बराबर। आपकी पूरी की पूरी लेंथ में हर एक पॉइंट पे जब आप टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड आपस में कैसे होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। ये मैंने आपको 3 पॉइंट लिखा है जो आपको बेटा क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे डेरिवेशन के बारे में, ठीक है। सैग कैलकुलेशन कर रहे थे, सैग कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ए पैराबोलिक मेथड ऑफ सैग कैलकुलेशन। पैराबोलिक मेथड ऑफ सैग कैलकुलेशन में हम लोग सैग निकालने जा रहे हैं, लेकिन सैग हम निकालने जा रहे हैं जब आपके टावर्स जो है वो आपके सेम लेवल पे जब टावर होंगे तो दोनों ही टावर पे जो सैग होगा वो इक्वल बनेगा, दोनों ही टावर पे जो सैग होगा वो आपका इक्वल बनेगा, ठीक है। सैग आपका कैसा बनेगा, इक्वल बनेगा। और जो सैग होगा वो आपका एग्जैक्टली कहां पर होगा बेटा, मिड पॉइंट पे होने वाला है। कहां पर होने वाला है, मिड पॉइंट पे होने वाला है। सैग की वैल्यू दोनों टावर के लिए कैसी होने वाली है, इक्वल होने वाली है। दोनों टावर के लिए सैग की वैल्यू क्या होगी, इक्वल में होगी। और जो लोएस्ट पॉइंट होगा, जो लोएस्ट पॉइंट होगा दोनों टावर के बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, मिड पे होने वाला है। लोएस्ट पॉइंट होगा कंडक्टर का वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होने वाला है। तो चलो इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो यहां पर जो है हम लोग लिख रहे थे पैराबोलिक मेथड फॉर सैग कैलकुलेशन। हेडिंग डाल लीजिए, पैराबोलिक मेथड ऑफ सैग कैलकुलेशन। और इस मेथड से जब हम सैग कैलकुलेट करते थे तो एक अजम्पशन मानते थे कि आपका जो है, जो स्पैन लेंथ है वो कंडक्टर की लेंथ के बराबर है। क्योंकि इस मेथड को हम सैग कैलकुलेशन के तभी लगाते थे जब स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम होती थी या फिर उसके बराबर होती थी। तो मान के चल रहे हैं स्पैन लेंथ 300 मीटर से क्या है, कम है या फिर उसके बराबर है, तो सैग कम बनेगा, ठीक है। अगर सैग कम बनेगा तो इस मेथड से सैग कैलकुलेशन का जो फार्मूला होगा वो लगभग, आपका एरर बहुत कम होगी, लगभग वो अप्रॉक्सीमेट फार्मूला आपके एग्जैक्ट फार्मूले के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी मेथड को यूज कर रहे हैं सैग को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। एजम्पशन मान रहे हैं, ठीक है, लिखिए एजम्पशन। इस मेथड को फिर सैग कैलकुलेट करते समय एक एजम्पशन मानते हैं, द लेंथ ऑफ कंडक्टर, द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज अप्रॉक्सीमेट या फिर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू स्पैन लेंथ। कंडक्टर की जो लेंथ है वो स्पैन लेंथ के बराबर, स्पैन लेंथ एल है तो कंडक्टर की लेंथ भी कितनी होगी, एल होगी, ठीक है। अब दो केस लेंगे, दो केस के लिए सैग कैलकुलेट करेंगे। पहला केस होगा जब आपके टावर्स आपके सेम लेवल पे हैं। दूसरा हम लोग सैग कैलकुलेशन करेंगे जब टावर आपके अनइक्वल लेवल पे होंगे, ठीक है। जब आपके टावर आपके सेम लेवल पे होते हैं तो दोनों टावर पे जो सैग बनता है वो इक्वल बनता है, दोनों टावर पे सैग आपका इक्वल बनता है। और आपका जो है, जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर होता है वो दोनों टावर के एग्जैक्टली मिड पे बनता है, ठीक है। चलो
यहाँ पर केस नंबर 1 बात करें, दोनों के लिए केस, पहले हम लोग इक्वल लेवल पे टावर को रख रहे हैं, फिर अनइक्वल लेवल पे टावर को रख के सैग निकालेंगे। जब अनइक्वल लेवल पे आपके टावर होंगे तो जो सैग होगा वो दोनों टावर में अलग अलग बनेगा, और जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो आपका मिड पे नहीं होगा, ठीक है, वो आपका मिड पे नहीं होने वाला है। जिस टावर का लेवल कम होगा उसके पास आपका सैग की पोजीशन उसके ज्यादा नजदीक होगी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1, व्हेन the towers or supports are at same level। पहले हम लोग सैग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं जब आपके टावर और सपोर्ट आपके कैसे हैं, सेम लेवल पे, तब सैग का फार्मूला क्या होता है, और जब अनइक्वल लेवल पे होंगे तब सैग का फार्मूला हम लोग दे निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इतना लिख लीजिए आप लोग जो है, फिर मैं बड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करता हूं। नहीं, चलिए फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर ग्राउंड सरफेस या फिर अर्थ सरफेस। दिस इज द ग्राउंड सरफेस या फिर अर्थ सरफेस। ना जो आपके टावर है वो सेम लेवल पे, दिस इज टावर ए एंड दिस इज टावर बी, ठीक है। दिस इज टावर 1 और सपोर्ट 1, दिस इज टावर 2 और दिस इज सपोर्ट 2। दोनों को मैंने सेम लेवल पे रखा, ठीक है। नाउ दिस इज स्पैन लेंथ, स्पैन लेंथ आपकी क्या है, एल है। दिस इज स्पैन लेंथ,
नाउ दिस इज द कंडक्टर। ठीक है, नाउ दिस इज द टावर ए पे ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, और ये टावर बी पे आपका पॉइंट ऑफ सपोर्ट है बी। ठीक है, नाउ अब हम जो है हम मान के चले हैं कि मेरी जो कंडक्टर की लेंथ है, हेलो, ये कंडक्टर सैग मेरा बहुत छोटा बना है, जो कंडक्टर की लेंथ है वो मेरी स्पैन लेंथ के बराबर क्या है बेटा, जो कंडक्टर की लेंथ है ये लेंथ जो है वो इसके बराबर है, ये लेंथ एल है तो ये लेंथ भी क्या होगी, एल होगी। ये हम मान के चले क्योंकि ये आपका सैग काफी छोटा है। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर। ठीक है, नाउ दिस इज द सैग। दिस इज द सैग। सैग क्या होता है बेटा, पॉइंट ऑफ सपोर्ट और लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर के बीच का ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है, और दोनों टावर के लिए, हेलो, दोनों टावर के लिए जो सैग है वो बिल्कुल सेम है। अगर आपके कंडक्टर अगर आपके टावर आपके सेम लेवल पे हैं, सेम लेवल पे हैं, तो दोनों आपके टावर पे जो सैग बनेगा वो इक्वल बनेगा। सैग ये एस है तो टावर ए पे भी सैग एस होगा, और टावर बी के लिए भी सैग क्या होगा, आपका एस ही होने वाला है। दिस इज योर सैग। This is the lowest point. This is the lowest point. This is sag S. ठीक है, दोनों टावर के लिए अगर बेटा टावर आपके कैसे हैं, सेम लेवल पे हैं, तो दोनों टावर पे जो सैग होगा वो सेम होगा। पहली चीज ये है, और दूसरा, अगर दोनों टावर आपके सेम लेवल पे हैं तो जो आपका लोएस्ट पॉइंट होगा वो दोनों टावर के एग्जैक्टली मिड पे होगा। ये आपका मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट। अगर ये आपकी स्पैन लेंथ एल है तो ये लेंथ हो जाएगी L/2 और ये लेंथ हो जाएगी L/2। ये हमेशा क्लियर है, इसको मैं आगे चल के प्रूफ भी कर दूंगा। अगर आपके टावर आपके सेम लेवल पे हैं तो जो आपका लोएस्ट पॉइंट होगा वो आपके टावर के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा। इसको आगे चल के मैं प्रूफ कर दूंगा, अभी आप मान के चलेंगे सेम। तो दिस लेंथ इज नथिंग बट द एल। ये लेंथ कितनी है बेटा, ये लेंथ है आपकी एल। क्योंकि सेम लेवल पे है तो जो सैग होगा वो दोनों टावर के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा। सैग आपके दोनों टावर के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होने वाला है। दिस लेंथ इज नथिंग बट द L/2, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2। ये अगर मिड पॉइंट है तो जो कंडक्टर है कंडक्टर के मिड पॉइंट होगा, क्योंकि कंडक्टर की लेंथ आपकी स्पैन लेंथ के बराबर है। ये L है, ये मिड पॉइंट है, तो ये L/2 लेंथ हो जाएगी, ये L/2 लेंथ हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब आप देखेंगे क्योंकि दोनों ही टावर पे सैग आपका क्या है, सेम है। दोनों ही टावर पे सैग क्या है, सेम है। तो अगर आप देखिए, मान ली टावर बी पे अगर मैं सैग निकालना चाहता तो बेटा मैं ओबी सेक्शन को कंसीडर कर लेता। अगर मैं टावर ए पे सैग निकालना चाहता तो मैं एओ सेक्शन को कंसीडर कर लेता। ठीक है, क्योंकि दोनों टावर पे सैग क्या है, सेम है, तो चाहे ओबी सेक्शन को लेके सैग निकालो, चाहे एओ सेक्शन को लेके सैग निकालो, दोनों पे सैग क्या आएगा, सेम। तो इसलिए मैं केवल एक ही सेक्शन निकालूंगा। लेकिन आप देखेंगे जब आपके जो है टावर अनइक्वल लेवल पे होंगे तब बेटा टावर बी पे सैग अलग बनेगा
टावर ए पे सैग अलग बनेगा। तो टावर ए के सैग को निकालने के लिए मैं ओ ए सेक्शन को लूंगा, और बेटा टावर बी के सैग को निकालने के लिए मैं ओबी सेक्शन लूंगा। ओबी सेक्शन को लेके ओबी, हेलो टावर बी है ना, तो ओबी लोएस्ट पॉइंट और बेटा टावर वाला सपोर्टिंग पॉइंट, ओबी सेक्शन को लेके आप टावर बी का सैग निकाल सकते हैं, ओ ए सेक्शन को लेके टावर ए का सैग निकाल, क्योंकि दोनों पे सैग आपका क्या है, सेम है, इसलिए एक ही सेक्शन को लेके आप एक टावर पे सैग निकालिए, जो एक टावर पे सैग होगा उतना ही आपका सैग दूसरे टावर पे होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल विल बी देयर, सिमेट्रिकल विल बी देयर। ठीक है, अब सैग कैसे निकालते हैं ये आपको देखना है, ये हम लोग सीखना जा रहे हैं, और ये चीज हर जगह एप्लीकेबल है जो मैं बता रहा हूं, जनरल। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब कुछ पैरामीटर के बारे में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो मैं टेंशन भी आपको बना देता हूं। ठीक है, सैग निकालने के लिए मैं किस सेक्शन को कंसीडर करूं? सैग निकालने के लिए मैं ओबी सेक्शन को कंसीडर करूं। ओबी सेक्शन को लेके मैं टावर बी पे या फिर टावर 2 पे सैग निकालूंगा। जितना टावर 2 पे सैग होगा उतना ही टावर ए पे सैग होगा। अगर मान लो अलग अलग सैग होते तो दैट इज टावर 2 के सैग को निकालने के लिए ओबी सेक्शन और टावर 1 के सैग को निकालने के लिए ओए सेक्शन लेते। ठीक है, इसलिए एक ही सेक्शन को लेके आपका सैग निकल आएगा, और जितना सैग आपका टावर बी पे होगा उतना ही सैग आपका टावर 1 पे होने वाला है। दोनों पे सैग आपका क्या होगा, सेम होगा, अगर सेम लेवल पे। ठीक है, तो चलो बेटा अब मैं जो है बात कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द आपके टावर बी पे मैं सैग निकाल रहा हूं। टावर बी पे जो सैग है दैट इज नथिंग बट द एस। इस सैग को आप क्या करने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे ओबी सेक्शन, केवल किस सेक्शन को, ओबी सेक्शन। आप देखेंगे ओबी सेक्शन की जो लेंथ है वो कितनी है, L/2। ठीक है, तो मैं वायर का वेट मान लेता हूं, एक यूनिट वायर का जो वेट है वो W है, तो L/2 वायर का वेट कितना होगा, WL/2, जो कि आपका बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लगेगा, मिड पॉइंट पे लगेगा। मिड पॉइंट की वजह से ये वाला पॉइंट यहां पर खींचेगा, पॉइंट ओ यहां पर खींचेगा, तो पॉइंट बी पे आपका टेंशन आएगा और पॉइंट ओ पे टेंशन यहां पर आएगा। पॉइंट ओ पे टेंशन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टली होगा, और पॉइंट बी पे आपका जो टेंशन होगा वो टेंजेंशियली होगा। पॉइंट बी पे जो टेंशन होगा वो टेंजेंशियली होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो तो इतना बना देते। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं बेटा, तो कुछ चीजें मैं मान रहा हूं, चलिए मानना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो नीचे लिखिए, द स्पैन लेंथ, स्पैन लेंथ, स्पैन लेंथ कितनी मानी है बेटा, हेलो स्पैन लेंथ आपने क्या मानी है, L, और एक किसमें मानी है, मीटर में मानी। जैसे स्पैन लेंथ मानी है L मीटर। ठीक है, दूसरा द वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का वेट मैंने माना है W kg, वेट ऑफ कंडक्टर, वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ is nothing but equal to W kg पर मीटर। एक मीटर लेंथ का वेट कितना है, W kg है। इस कंडक्टर का जब भी आप सैग निकालेंगे तो जो वेट दिया होगा वो एक यूनिट लेंथ का दिया होगा, दैट इज W रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, दैट इज नथिंग बट द W kg पर मीटर। ठीक है, T लोएस्ट पॉइंट पे जो लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगा हॉरिजॉन्टली होगा, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन में हमेशा कितना मानूंगा, T मानूंगा। ठीक है, चलो मैं बात कर रहा हूं, अब मैं बात करूं, दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका जो है टावर 2 पे सैग निकालना है, जितना सैग टावर 2 पे होगा उतना ही सैग टावर 1 पे होगा। तो टावर बी के सैग को निकालने के लिए मैं ओबी सेक्शन लूंगा, ओबी सेक्शन लूंगा, ओबी सेक्शन। ओबी सेक्शन की लेंथ कितनी है बेटा, इस सेक्शन की लेंथ कितनी है, चूंकि आपका बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, प्रूफ करूंगा मैं मिड पॉइंट पे होगा, तो टोटल लेंथ आपकी L थी, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये लेंथ L/2 हो गई। एक मीटर का वेट W है, तो L/2 लेंथ का वेट कितना होगा, WL/2। और वेट हमेशा कहां पर लगता है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे लगता है। वेट हमेशा कहां पर लगेगा,
एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लगेगा, ठीक है। इस सेक्शन का जो टोटल वेट होगा WL/2 वो एग्जैक्टली कहां पर लगेगा, मिड पॉइंट पे लगने वाला है। तो मैं लगा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। आपके यहां मैं लिख देता हूं, थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं यहां पर, अभी मैं चीजें लिखूंगा तो यहां लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ सैग, कैलकुलेशन ऑफ सैग ऑन द टावर 2। टावर 2 पे आप सैग निकालने जा रहे हैं। टावर 2 पे सैग निकालना है तो आप ओबी सेक्शन ले लिए। टावर 1 पे निकालेंगे तो भी, किसी भी टावर में निकालेंगे दोनों पे सेम आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, क्या लिखेंगे, टावर 2 पे अगर सैग निकालना चाहते हैं तो ओनली कंसीडर द सेक्शन ओबी फॉर सैग कैलकुलेशन, ठीक है। सैग कैलकुलेशन, अगर आप टावर 2 पे सैग निकालना चाहते हो तो ओबी सेक्शन ले लेंगे, ठीक है। चलो ओबी सेक्शन ले लो, केवल ओबी सेक्शन को ध्यान दीजिएगा। ओबी सेक्शन, जो ओबी सेक्शन का वेट है, सारा का सारा वेट कहां पर लगेगा, दैट इज आपका सेंटर पे लगेगा। इस सेक्शन की लेंथ है L/2, मिड पॉइंट पे लगेगा तो ये आपका L/4 हो जाएगा, ये आपका L/4 हो जाएगा। बना रहा हूं बेटा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लगने वाला है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे वेट लगेगा। वेट होगा L/2 का वेट होगा, 1 मीटर का वेट है W, तो L/2 का होगा WL/2। और ये एग्जैक्टली कहां पर लगेगा, मिड पॉइंट पे लगेगा। ये लेंथ होगी L/4 और ये लेंथ होगी L/4। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब आप जरा देखो, जब आपका ये वेट लगेगा तो पॉइंट बी यहां पर खींचेगा, तो पॉइंट बी पे जो टेंशन होगा वो क्या होगा बेटा, पॉइंट बी पे जो टेंशन होगा वो टेंजेंटली होगा। तो पॉइंट बी पे आप टेंजेंट खींचेंगे, दिस इज द टेंजेंट, और कितना टेंशन मानेंगे, दैट इज टीबी। और पॉइंट ओ पे जो टेंशन, ये पॉइंट इस तरह में खींचेगा, क्योंकि आपका रेस्ट में है इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए ओरिएंटल डायरेक्शन में टेंशन आएगा। टेंशन मैंने माना है दैट इज टी, दिस इज टी। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, केवल मैंने ओबी सेक्शन के टेंशन वेंशन बनाए हैं, ओबी सेक्शन, ठीक है। अगर मैं ओए सेक्शन के बारे में बात करता, ओए सेक्शन का वेट यहां लगता, ओए सेक्शन का वेट आपका ओए सेक्शन के मिड पॉइंट पे लगता, तो ये पॉइंट यहां खिंचता और ये पॉइंट यहां खिंचता, तो यहां पर टेंशन आता टीए और यहां पर टेंशन आता। लेकिन मैंने ओए सेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ओए सेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं केवल ओबी सेक्शन के बारे में बात करूं, ठीक है। अगर ओए सेक्शन में मैं टेंशन दिखाना चाहूं, हेलो, ओए सेक्शन में अगर मैं टेंशन दिखाना चाहूं तो पॉइंट ए पे टेंशन कहां लगेगा, जहां पर जो वेट होगा यहाँ मिड पॉइंट पे लगेगा, तो यहाँ खींचेगा तो टेंशन कहां पर आएगा, टेंशन यहाँ पर आएगा। कितना टेंशन आएगा बेटा, टेंजेंशियली आएगा। पॉइंट ए पे मैंने टेंजेंट खींचा, दैट इज टी ए। यहां पर ये पॉइंट यहाँ खींचेगा तो यहाँ आएगा, लेकिन मैं उसको बना नहीं रहा हूं, मैं केवल किस सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज ओबी सेक्शन के बारे में बात। ओबी सेक्शन, इतना ध्यान रखिएगा। तो चलो फिगर में टीबी, टीबी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंशन एट पॉइंट बी, टीए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंशन एट पॉइंट ए, और बेटा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर, लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर। इसको लिख लेते हैं, वो मेरा क्या है, दिस इज नथिंग बट द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर। इसको बना लीजिए, पहले बनाते चलिए।
बना लिया, हो गया। चलिए लिख देता हूं। टी, फिगर में टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिगर में टी रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज टेंशन ऑन द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर। टीए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेंशन ऑन द टेंशन ऑन द टेंशन ऑन द पॉइंट ए। पॉइंट ए पे टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द टावर 1 या फिर सपोर्ट 1। सपोर्ट वन के पॉइंट ए पे टेंशन कितना है? टीए। टीए क्या है? टेंशन ऑन पॉइंट ए ऑन द टावर 1 या फिर सपोर्ट 1। चल, टीबी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टीबी रिप्रेजेंट कर रहा है टेंशन ऑन द पॉइंट बी ऑन द टावर 2 या फिर सपोर्ट 2। सपोर्ट 2। ठीक है, चलिए अब मैं टावर 2 पे सैग को कैलकुलेट करने जा रहा हूं। टावर 2 पे सैग को कैलकुलेट करने के लिए आपको केवल और केवल कौन सा सेक्शन देखना है? ओबी सेक्शन देखना है। ओबी सेक्शन को देखना है। और ओबी सेक्शन आपका कैसा है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे किस कंडीशन पे है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, सैग आपकी लेंथ होती है क्या? सैग आपका क्या होता है? लेंथ होता है, वर्टिकल लेंथ। लेंथ को निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर आप लेंथ या फिर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो मोमेंट वाली इक्वेशन क्या करेंगे? यूज करेंगे। वी विल टेक द मोमेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सेक्शन ओबी। ठीक है, चलो आपको सैग निकालना। सैग एक वर्टिकल लेंथ है। लेंथ, डिस्टेंस को निकालने के लिए मोमेंट की इक्वेशन यूज करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ द सैग ऑन द टावर 2। और टावर 2 पे सैग को कैलकुलेट करने के लिए आप ओबी सेक्शन को ले रहे हैं। और ओबी सेक्शन किस कंडीशन में? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लिख रहा हूं। द सेक्शन ओबी इज अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब कि ओबी सेक्शन किस कंडीशन पे? रेस्ट में। इस कंडीशन पे रेस्ट में है। रेस्ट में है तो जो ओबी सेक्शन है वो आपका रोटेट तो नहीं हो रहा होगा। रोटेट नहीं हो रहा का मतलब मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। आपको सैग निकालना। सैग आपकी लेंथ होती है, फिर डिस्टेंस निकालेंगे मोमेंट की इक्वेशन। तो वी विल टेक द मोमेंट इक्वेशन। सैग निकालने के लिए हमेशा मोमेंट की इक्वेशन लगानी है। मोमेंट की इक्वेशन तो मैं लिख रहा हूं दैट इज, अगर आपका ओबी सेक्शन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट, एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द मोमेंट, algebraic addition of all the moment becomes equal to 0। किसी ओबी सेक्शन के किसी भी पॉइंट के अराउंड आप जो है टोटल मोमेंटम निकालेंगे। टोटल मोमेंटम 0 होगा क्योंकि ओबी सेक्शन आपका कैसा? रेस्ट में। तो हर एक पॉइंट आपका रेस्ट में है, उसमें कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा। तो हर एक पॉइंट पे अगर आप टोटल मोमेंट निकालेंगे, टोटल मोमेंट क्या होगा? 0। अब मोमेंट मैंने बताया था आप किसी भी पॉइंट के अराउंड निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे ओबी सेक्शन में अगर मैं किसी भी पॉइंट के अराउंड मोमेंट, तो वो मोमेंट 0 आएगा। लेकिन किस पॉइंट के अराउंड मोमेंट लेना आसान होता है? फिक्स पॉइंट। तो ओबी सेक्शन में
फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है? पॉइंट बी। अगर आप पॉइंट बी के अराउंड मोमेंट लेंगे तो आपको कैलकुलेशन करना क्या होगा? आसान होगा। और कैलकुलेशन ही जो होगा, सैग आपका बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि ओबी सेक्शन आपका कैसा है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो दैट इज आपका ओबी सेक्शन में अगर आप किसी भी पॉइंट के अराउंड क्या निकालेंगे? मोमेंट निकालेंगे, टोटल मोमेंट निकालेंगे। टोटल मोमेंट क्या होने वाला है? जीरो होने वाला। तो दैट इज टोटल मोमेंट बिकम्स जीरो at any point on the section OB. This is the important equation. OB सेक्शन में किसी भी पॉइंट के अराउंड आप टोटल मोमेंट निकालेंगे, टोटल मोमेंट क्या होगा? जीरो। अब OB सेक्शन में आपको मोमेंट निकालना है। आप पॉइंट O के अराउंड भी मोमेंट ले सकते हैं, इस पॉइंट के अराउंड जहां पर वेट लग रहा है मिड पॉइंट में भी मोमेंट ले सकते हैं, पॉइंट बी। मैंने बताया था मोमेंट आप किसी भी पॉइंट के अराउंड लीजिए, आपका डिस्टेंस डिस्टेंस क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस सेम आएगा। किस पॉइंट के अराउंड मोमेंट निकालना आसान होता है? फिक्स पॉइंट। इन तीनों में से फिक्स पॉइंट कौन सा है? पॉइंट बी। तो मैं पॉइंट बी के अराउंड मोमेंट ले रहा हूं। पॉइंट बी के अराउंड क्या ले रहा हूं? मोमेंट ले रहा हूं। ठीक है, चल तो ले रहा हूं बेटा, taking the moment around बोलिए, फिर about पॉइंट बी। पॉइंट बी के राउंड आप क्या ले रहे हैं? मोमेंट। और पॉइंट बी कैसा पॉइंट है? दैट इज फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट के राउंड मोमेंट लेंगे तो आपको कैलकुलेशन आसान पड़ेंगे। दैट इज फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट के राउंड मोमेंट मैं ले रहा हूं, पॉइंट बी के राउंड मोमेंट ले रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट बी के राउंड में मोमेंट ले रहा हूं। पॉइंट बी के राउंड जब मोमेंट लिखेंगे तो हेलो ओबी सेक्शन में देखिए, केवल ओबी, यहां मत चले जाइएगा। इस सेक्शन में आपको ये पार्ट नहीं दिखना चाहिए, केवल आपको कौन सा पार्ट दिखना चाहिए? ओबी सेक्शन दिखना चाहिए, ओबी सेक्शन। तो ओबी सेक्शन में आप देखेंगे पॉइंट बी के राउंड जब मोमेंट लेंगे तो पॉइंट बी से जो भी फोर्स जा रहा होगा उसका मोमेंट तो जीरो हो जाएगा। कितने फोर्स बचेंगे? एक तो वेट बचेगा और दूसरा लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन बचेगा। दो फोर्स बचेंगे, इन्हीं दो फोर्स की वजह से मोमेंट आपका आने वाला है। ठीक है, चलो वेट की वजह से मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट क्या होता है? किसी पॉइंट के मोमेंट लेंगे तो मोमेंट का फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट फोर्स एंड दैट पॉइंट। इस पॉइंट से उस फोर्स की परपेंडिकुलर, तो वेट है ना, वेट को जरा पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाया, और बेटा इस पॉइंट बी के राउंड मोमेंट, तो पॉइंट बी से वेट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ये 90 डिग्री। दिस इज द डिस्टेंस। ये आपका वेट है। इस फोर्स की पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? L/4। ये आपका वेट है और ये आपके पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? L/4। और ये मोमेंट कैसा होगा? ध्यान से देखो, ये वेट है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये वेट ऐसे लग रहा है, ये वेट ऐसे लग रहा है, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वेट लग रहा है। ये आपकी इस लेंथ को कैसे घुमाएगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। ये जो वेट होगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट देगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट को मैं पॉजिटिव लेता था, क्लॉकवाइज मूवमेंट को आप कैसे लेंगे? निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं बेटा, दैट इज ये जो मोमेंट आएगा, ये मोमेंट क्या आएगा बेटा? दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट इज फोर्स। फोर्स कितना है बेटा? W L/2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? L/4। और ये मोमेंट है कैसा? एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए मैंने इसको कैसा लिया? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैं प्लस साइन के साथ लिखता हूं। ठीक है, चलो ना दूसरा फोर्स आएगा टेंशन। ये टेंशन है, पॉइंट बी के राउंड ले रहा है, पॉइंट बी से टेंशन की परपेंडिकुलर, ये टेंशन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस कौन सी होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की, हेलो फोर्स की, मैं बोल रहा हूं टेंशन एक फोर्स है। फोर्स है मतलब यहां पर हम इसको केजी, टेंशन की, इस फोर्स की पॉइंट बी के राउंड मोमेंट, पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। पॉइंट बी से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है? सैग के बराबर। ये डिस्टेंस किसके बराबर? सैग। ये डिस्टेंस आपकी क्या है? एस, सैग के बराबर है। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये मोमेंट कैसा होगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये टेंशन लग रहा है, ये आपका
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टेंशन, ये इसको कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को कैसे लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है। क्या आएगा बेटा, सारे मुझे मूवमेंट को ऐड करना है लेकिन साइन के साथ, एल्जेब्रिक एडिशन है, चिन्ह के साथ। क्लॉकवाइज मूवमेंट है निगेटिव, कितना आएगा, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कैसा है बेटा, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है, दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। और क्लॉकवाइज मूवमेंट को आपने कैसे लिया बेटा, नेगेटिव साइन। टोटल मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अराउंड कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। चलो यहां से आपको सैग निकालना है, सैग आपका कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू कितना होने वाला है, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप मूवमेंट लेंगे तो फिक्स पॉइंट के अराउंड लेंगे, ठीक है। पॉइंट या फिर टावर बी पे मूवमेंट निकालना था तो आपने ओबी सेक्शन, टावर ए पे जब आप निकालेंगे तो आप एबी सेक्शन को कंसीडर करेंगे। और दोनों में जब आप जो है टावर ए पे जब आप सैग निकालेंगे तो सैग की वैल्यू आपकी टावर ए और टावर बी के बराबर ही आएगी, इसलिए मैं केवल टावर बी पे निकाल रहा हूँ। टावर ए पे भी सैग आपका बिल्कुल सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सैग आपके कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और ऐसा तभी होगा जब आपके टावर सेम पॉइंट में होंगे। यहां पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे और दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, ये हो जाएगा WL² डिवाइडेड बाई 8 माइनस टेंशन इंटू सैग इक्वल टू 0। तो T इंटू एस इज इक्वल टू हो जाएगा WL² डिवाइडेड बाई 8। तो सैग की वैल्यू जो होगी दैट इज आएगी WL² डिवाइडेड बाई 8T। दिस इज द सैग, this is the formula of sag when the tower are at the same level. This is important. ये सैग का फार्मूला तभी अप्लीकेबल है जब आपके टावर्स क्या है, सेम लेवल पे। लिख रहा हूं बेटा, दिस फार्मूला, ये मैंने सैग का फार्मूला निकाला है जब आपके टावर सेम लेवल पे। अगर टावर सेम लेवल तो सैग दोनों टावर में बराबर बनेगा और सैग की वैल्यू होगी WL² डिवाइडेड बाई 8T। This formula of sag is only applicable when the towers or supports are at same level। टावर्स या फिर सपोर्ट आपके सेम लेवल पे, तब सैग का फार्मूला क्या होता है, WL² डिवाइडेड बाई 8T। दिस इज द फार्मूला। अब यहां से कुछ रिजल्ट पूछे जाते हैं, उन रिजल्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। जो सैग होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेट। दिस इज कंडक्टर का वेट, और जो वेट होता है वो पर यूनिट लेंथ का वेट होता है। एक यूनिट लेंथ का वेट यहां पर रखते हैं, ये होगा केजी पर मीटर। यहां से मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट जाएगा, केजी पर मीटर। चलिए नोट करके लिखना स्टार्ट करें। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे दैट इज सैग जो होता है, सैग इज प्रोपोर्शनल टू W वेट, ठीक है। अगर आपके कंडक्टर का वेट ज्यादा होगा, ध्यान से देखिए, अगर कंडक्टर का वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, कंडक्टर का वेट ज्यादा होगा तो झोल भी ज्यादा होगा तो सैग भी ज्यादा होगा। वेट कम होगा तो सैग भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए आप देखेंगे कि अगर वेट ज्यादा तो सैग भी क्या है, ज्यादा। वेट अगर कम है तो सैग भी क्या है, कम है। तो एक चीज ज्यादा तो सैग भी ज्यादा, वेट कम तो दैट इज सैग इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेट। फार्मूले से भी दिख रहा है, लो, सैग इज प्रोपोर्शनल टू वेट।
अगर आपके कंडक्टर का वेट ज्यादा है तो सैग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आपके कंडक्टर का वेट क्या है, कम है, तो सैग भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। दूसरा चीज अगर हम देखें, दैट इज आपका जो सैग है वो प्रोपोर्शनल है बेटा एल स्क्वायर के। एल आप बोल सकते हैं स्पैन लेंथ भी बोल सकते हैं, या फिर स्पैन लेंथ और कंडक्टर की लेंथ आपने क्या मानी है, सेम मानी है। यहां लिखा हुआ है, जंक्शन लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ही, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्पैन लेंथ। इस एल क्या, स्पैन लेंथ, और कंडक्टर की लेंथ भी एल है। ठीक है। अगर मेरे कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी, हेलो, कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी तो उसका वेट भी ज्यादा होगा, तो सैग ज्यादा बनेगा। लेंथ कम होगी तो वेट भी क्या होगा, कम होगा, तो सैग क्या बनेगा, कम होगा। ठीक है। तो लेंथ ज्यादा सैग मोर, लेंथ कम तो दैट इज नथिंग बट द सैग भी क्या होगा, कम होगा। तो यहां से आ रहा है दैट इज सैग जो होता है, सैग इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। सैग इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ठीक है, सैग इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं एल आपकी स्पैन लेंथ भी हो सकती है, या फिर आप देखेंगे अगर स्पैन लेंथ का टावर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। टावर के बीच की डिस्टेंस का स्पैन लेंथ अगर ज्यादा होगी तो कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी, तो सैग बड़ा बनेगा। अगर आपके टावर के बीच की लेंथ, स्पैन लेंथ कम होगी तो कम ही लेंथ का वायर होगा, तो वेट कम होगा, तो सैग भी क्या होगा, कम। तो स्पैन लेंथ अगर बेटा एल के स्पैन लेंथ के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। या फिर स्पैन लेंथ किसके बराबर, कंडक्टर की लेंथ के बराबर, दैट इज नथिंग बट द कंडक्टर लेंथ। दोनों आप जो है डेरिवेशन में बराबर मान के चल रहे हैं, तो एल ही आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू कंडक्टर की लेंथ का होल स्क्वायर। अगर स्पैन लेंथ आपकी क्या है, ज्यादा है, अगर आपकी स्पैन लेंथ क्या है, ज्यादा है, मतलब टावर के बीच की अगर डिस्टेंस आपकी ज्यादा है तो ज्यादा बड़ा कंडक्टर लगेगा, तो वेट ज्यादा होगा, तो सैग भी ज्यादा बनेगा। अगर स्पैन लेंथ आपकी कैसी है, कम है, तो आपको कम ही कंडक्टर है, वेट कम होगा, तो दैट इज सैग भी कैसा बनेगा, कम बनेगा। ठीक है। नाउ तीसरा बात करेंगे, जो सैग होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन होता है। सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। और ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास वायर है, वायर को अगर आप जो है टेंशन ज्यादा तेजी से घसीटेंगे तो सैग कम बनेगा, कम टेंशन रखेंगे तो सैग ज्यादा बनेगा। जितना ज्यादा आप टेंशन रखेंगे, मतलब जितना ज्यादा खिंचाव होगा, उतना छोल क्या होगा, कम होगा, सैग कम होगा। जितना आपका कंडक्टर में टेंशन ज्यादा होगा उतना सैग क्या होगा, कम होगा। और जितना टेंशन आपका क्या होगा, कम होगा, जितना आपका टेंशन क्या होगा, कम होगा, उतना ही सैग या फिर झोल ज्यादा बनेगा। ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं कि टेंशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फार्मूले में टेंशन भी आएगा, और आया भी। देखिए फार्मूले में टेंशन भी आया, वेट भी आया, और स्पैन लेंथ या फिर कंडक्टर की लेंथ भी आई। लेकिन ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपका टावर सेम लेवल पे लगे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलो फार्मूला भी बना देते हैं, दैट इज ग्राफ भी बना देता हूं, कुछ ग्राफ। ठीक है। जो सैग होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेट। ठीक है। प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेट होता है। तो सैग और वेट के बीच में जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन है तो कांस्टेंट, तो y बराबर में x, तो एक लीनियर ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा। तो बेटा सैग और वेट के बीच में अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, लीनियर होगा। सैग और वेट,
जैसे जैसे आप वेट को बढ़ाते जाएंगे कंडक्टर के वेट को सैग भी बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा? लीनियर बढ़ेगा। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा y बराबर mx, ठीक है, लीनियर ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा? लीनियर। सैग और वेट के बीच में कैसा ग्राफ होता है? लीनियर वेरिएशन होता है, ठीक है। दैट इज आपका सैग इज प्रोपोर्शनल टू वेट। दूसरा अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, सैग इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, स्पैन लेंथ के होल स्क्वायर से कंडक्टर की लेंथ के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं तो y बराबर आएगा m एक्स स्क्वायर, या फिर s इज इक्वल टू आ जाएगा k इंटू एल स्क्वायर। तो y बराबर m एक्स स्क्वायर, ये कैसा रिलेशन होता है? पैराबोला था। y बराबर y, या फिर आप लिखते y बराबर a एक्स स्क्वायर, ये कैसा ग्राफ होता है? पैराबोला। तो अगर यहाँ मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा a एक्स स्क्वायर। दिस इज अ पैराबोलिक वेरिएशन। और आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे आप स्पैन लेंथ को बढ़ाएंगे तो सैग भी बढ़ेगा, लेकिन आप देखेंगे स्पैन लेंथ में हल्का सा चेंज करेंगे तो सैग में बहुत ज्यादा थे। स्क्वायर एल इंटू एल, इसमें आपने चेंज किया, स्पैन लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाया। जैसे मान लो एल को मैंने रखा दुगना कर दिया, मैंने स्पैन लेंथ को दुगना कर दिया, तो सैग मेरा पहले से कितने गुना हो जाएगा? दैट इज 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। सैग में बहुत तेजी से इंक्रीमेंट होगा। और कैसे इंक्रीमेंट होगा? दैट इज आपका पहले क्या, दैट इज कैसा वेरिएशन है? पैराबोलिक वेरिएशन, ठीक है, पैराबोलिक वेरिएशन, ठीक है। तो मैं बना रहा हूं ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं सैग और स्पैन लेंथ के बीच में। सैग और स्पैन लेंथ के बीच में जो ग्राफ होता है, सैग इज प्रोपोर्शनल टू स्पैन लेंथ का होल स्क्वायर, पैराबोलिक ग्राफ आएगा। आप अपने स्पैन लेंथ में बहुत छोटा सा वेरिएशन करेंगे, लेकिन सैग में बहुत तेजी से वेरिएशन हो, बहुत तेजी से वेरिएशन होने वाला है। ठीक है, दिस इज ए पैराबोलिक वेरिएशन। तीसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं सैग और टेंशन के बीच में। सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। जैसे जैसे आप टेंशन को बढ़ाते जाएंगे सैग क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। टेंशन और सैग के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा इनवर्सली रिलेशन होता है। जैसे जैसे आप टेंशन को बढ़ाते जाएंगे, हेलो, जैसे जैसे टेंशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सैग कम हो। टेंशन बढ़ के अगर इनफाइनाइट हो तो सैग घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज जैसे जैसे मैं टेंशन को बढ़ाता जाऊंगा, हेलो, जैसे जैसे मैं टेंशन को बढ़ाता जाऊंगा सैग मेरा कम होता जाएगा, ठीक है। दैट इज इनवर्स रिलेशन विल बी देयर, ऐसा ग्राफ आएगा। जैसे जैसे टेंशन बढ़ा रहे हैं सैग आपका क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। सैग आपका क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। दिस इज नथिंग बट द sag is inversely proportional to tension. Sag is inversely proportional to tension. एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। नोट करके लिखें। नोट करके लिखें। सैग का फार्मूला हमने निकाला, S इज इक्वल टू है W L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8T। ये फार्मूला है सैग का, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं अपने कंडक्टर के वेट को कांस्टेंट रखता हूं, अगर मैं अपने कंडक्टर के वेट को कांस्टेंट रखता हूं और बेटा टेंशन को भी आपका कांस्टेंट रख रहा हूं, और अगर मैं अपने कंडक्टर की स्पैन लेंथ को, या अगर मैं अपनी स्पैन लेंथ को चेंज करूंगा तो सैग मेरा क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अगर मैं अपने कंडक्टर के वेट और बेटा कंडक्टर में टेंशन को कांस्टेंट, इनको चेंज नहीं, केवल किसको चेंज कर रहा हूं? स्पैन लेंथ या फिर कंडक्टर की लेंथ को चेंज करूंगा। अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को चेंज करूंगा
तो सैग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दैट इज। और बेटा कैसा रिलेशन होगा, बेटा सैग और स्पैन लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है, सैग इज प्रोपोर्शनल टू स्पैन लेंथ का होल स्क्वायर। तो लिख रहा हूं, फॉर सेम वेट, मान लो पहले मैंने स्पैन लेंथ L1 रखी है तो सैग मेरा S1 आया, फिर मैंने स्पैन लेंथ को L2 कर दिया तो सैग की वैल्यू पूछ रहा है, S2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आप केवल अपने जो है स्पैन लेंथ को चेंज कर रहे हैं तो सैग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दैट इज। वेट को भी आप कांस्टेंट रख रहे हैं, टेंशन को भी कांस्टेंट रख रहे हैं, तो S इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो S2 by S1 इज इक्वल टू L2 by L1 का होल स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन। पहले स्पैन लेंथ पे सैग मालूम है, दूसरी स्पैन लेंथ में आपको सैग निकालना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं दैट इज फॉर सेम वेट एंड सेम टेंशन, and for same tension, for same weight and same tension के लिए, for same weight and same tension sag is proportional to L square। सैग, अगर आपने कंडक्टर के वेट और कंडक्टर में टेंशन को सेम रखा है, उनमें बदलाव नहीं कर रहे, केवल स्पैन लेंथ में बदलाव कर रहे हैं, तो सैग इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होगा। यहां से आप लिख सकते हैं S2 by S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L2 by L1 का होल स्क्वायर। पहले बोला जाएगा स्पैन लेंथ आपने इतनी रखी है तो सैग इतना दिया, जब स्पैन लेंथ को चेंज करके इतना कर दे तो सैग S2 की वैल्यू बताइए, निकाल सकते हैं इस रिलेशन। तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, स्पैन लेंथ दी होगी, सैग आपसे सैग दिया होगा, पहले स्पैन लेंथ में सैग दिया होगा, दूसरी स्पैन लेंथ में आपसे सैग पूछेगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग टू सैग। सैग किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है या फिर उसको हम चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, लिखिए। फैक्टर अफेक्टिंग द सैग, कौन कौन से फैक्टर सैग को इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो पहला आपको क्लियर होगा कि अगर मैं कंडक्टर के वेट को चेंज कर दूं तो सैग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सैग में इफेक्ट आ जाएगा। दैट इज, आपका जो सैग होता है वो आपके कंडक्टर के वेट पे डिपेंड करता है। दूसरा, टेंशन पे डिपेंड करता है, स्पैन लेंथ पे आपका डिपेंड करता है, स्पैन लेंथ पे डिपेंड करता है। क्या टेम्परेचर को चेंज करने पे सैग चेंज होगा, बताओ? टेम्परेचर को चेंज करने पे क्या सैग चेंज होगा? होगा, यस बिल्कुल होगा। आप देखोगे अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा, मान लो मेरी गर्मी है, गर्मी अगर ज्यादा होगी तो कंडक्टर की जो लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। कंडक्टर की लेंथ ही आपकी क्या है, दैट इज सैग इज प्रोपोर्शनल टू, सैग इज प्रोपोर्शनल टू स्पैन लेंथ या फिर कंडक्टर की लेंथ। कंडक्टर की जो लेंथ होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेंथ बढ़ जाएगी, सैग बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो लेंथ सिकुड़ जाएगी, कंडक्टर सिकुड़ जाएगा ठंडियों में, तो बेटा सैग क्या हो जाता है, कम, क्योंकि टेंशन बढ़ जाता है, सिकुड़ेगा तो टेंशन बढ़ेगा, तो सैग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चार चीजों पे डिपेंड करता है सैग। पहला फैक्टर जो आपके सैग को अफेक्ट कर सकते हैं, दैट इज, पहला है weight of conductor, weight of the conductor, sag is proportional to weight of the conductor, ठीक है। दूसरा किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेंशन पे। sag is inversely proportional to tension, more tension less sag, less tension मोर सैग। तो आप देखते थे सस्पेंशन टाइप और स्ट्रेन टाइप, दो टाइप के मैंने इंसुलेटर बताए थे, ठीक है।
स्ट्रेन टाइप जो इंसुलेटर होता है उसमें टेंशन ज्यादा होता है, तो सैग क्या होता है, कम होता है। सैग को कम करने के लिए हम जो है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर में क्या होता था, टेंशन कम होता है तो सैग ज्यादा बनता था। मैं लिख रहा हूं, दैट इज इन स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर, स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर में टेंशन ज्यादा होता था तो सैग आपका क्या होता था, कम बनता था। इन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में टेंशन कम होता था तो सैग ज्यादा बनता था। ठीक है, तीसरा बात करते हैं आपका जो है स्पैन लेंथ। स्पैन लेंथ पे भी सैग क्या होता है, डिपेंड करता है। तो दैट इज स्पैन लेंथ आपकी जो है सैग को इफेक्ट करती है। दैट इज सैग इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। स्पैन लेंथ बोलिए या फिर आप बोलते हैं कंडक्टर लेंथ। कंडक्टर की जो लेंथ होती है, लो इसी को मैंने लेंथ के बराबर माना था, स्पैन लेंथ लेंथ के बराबर। कंडक्टर की लेंथ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो दैट इज नथिंग बट जो सैग होगा वो किस पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा लेंथ। हेलो, लेंथ जो होगी देख सकता हूं, दैट इज सैग इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। एल क्या है, कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर लेंथ। और बेटा कंडक्टर की जो लेंथ होती है वो किस पे, टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा लेंथ। टेम्परेचर कम होगा तो लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द कंडक्टर की लेंथ हमेशा किसके प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर। ठीक है, आप कंडक्टर की लेंथ की जगह क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर। मोर लेंथ या फिर मोर टेम्परेचर मोर लेंथ, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा आपका जो कंडक्टर है वो उतना एक्सपेंड करेगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं दैट इज कंडक्टर लेंथ, कंडक्टर लेंथ जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर का। तो यहां से देखेंगे अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो कंडक्टर की लेंथ ज्यादा हुई, कंडक्टर की लेंथ ज्यादा हुई तो सैग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर कम होगा तो लेंथ आपकी कम हो जाएगी, लेंथ अगर कम हो जाएगी तो सैग भी कम हो जाएगा। तो यहां पे दिख रहा होगा टेम्परेचर मोर सैग मोर, टेम्परेचर लेस सैग लेस। तो आप लिख सकते हैं दैट इज सैग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां से आप रिजल्ट लिख सकते हैं, ऊपर वाले को रिजल्ट को देख के लिख सकते हैं दैट इज सैग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोर टेम्परेचर मोर सैग, लेस टेम्परेचर लेस सैग। चार चीजें इफेक्ट करती हैं आपके सैग को। एक नोट करके और लिखेंगे, नोट पॉइंट और लिखें। अगर आपके टावर सेम लेवल पे हैं तो जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर होगा वो स्पैन लेंथ के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाई करेगा। जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाई करेगा और दोनों ही टावर पे सैग कैसा बनेगा, सेम बनेगा। इसको अब आगे वाले डेरिवेशन की हेल्प से हम लोग प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको अभी नोट करके लिखा देता हूं, आगे वाले डेरिवेशन में इसको मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। लिख रहा हूं, if the tower are at same level, if the towers are at the same level, then lowest point on the conductor exact lies या फिर the lowest point on the conductor
is lies exact midpoint of span length, midpoint of span length, midpoint of the span length, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका ध्यान सुनिए, अगर आपके जो टावर हैं, अगर आपके टावर सेम लेवल पे हैं, तो जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो स्पैन लेंथ के बिल्कुल बीच में लाई करेगा, दिस इज L/2, या फिर दोनों टावर से आपके लोएस्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी, यहां से भी L/2 होगी, यहां से, दोनों टावर से लोएस्ट पॉइंट की डिस्टेंस बराबर होगी, बिल्कुल मिड पे होगा, स्पैन लेंथ के बिल्कुल मिड पे होगा। ठीक है, वही मैंने लिखा है, वही मैंने लिखा है, इसको प्रूफ करूंगा मैं अब आगे वाले डेरिवेशन। If the tower are at the same level, then the lowest point on the conductor is lies exactly midpoint of the span length. And सैग, इसको भी मैं प्रूफ करूंगा। सैग अगर दिक्कत है तो आप जो है टावर 1 पे भी सैग निकाल सकते हैं। टावर 1 पे सैग निकालने के लिए आप जो है OA सेक्शन पे ले लीजिएगा, OA सेक्शन में पॉइंट A के अराउंड क्या ले लीजिएगा, मोमेंट, उतनी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, इसलिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया, सिमेट्रिकल है। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है तो कर सकता है, जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ठीक है, द सैग, अगर दोनों सेम लेवल पे हैं टावर्स, तो सैग ऑन बोथ द टावर, बोथ द टावर, नेक्स्ट डेरिवेशन में इसको प्रूव भी कर दूंगा। द सैग ऑन बोथ द टावर will be same, will be same। चलिए केस नंबर 2 ले रहे हैं, जब आपके टावर्स आपके अनइक्वल लेवल पे हैं, तब सैग दोनों ही टावर में अलग अलग होगा, और जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो आपका किस टावर के पास होगा, किस टावर के दूर होगा, या फिर दोनों टावर से कितनी कितनी डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर केस नंबर 2 लिखिए। केस नंबर 2, ये बताइए कहां पर दोनों टावर सेम लेवल पे नहीं होते। मैदानी इलाकों में तो दोनों टावर सेम लेवल पे होंगे, लेकिन हिल स्टेशन में एक टावर आपका नीचे पहाड़ी पे होगा, दूसरा टावर आपका ऊपर होगा, तो दोनों टावर अनइक्वल लेवल पे होंगे, तब जो सैग होगा दोनों टावर पे कितना कितना बनेगा ये हमको देखना है। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूं, व्हेन द टावर्स या फिर सपोर्ट्स आर डिफरेंट और अनइक्वल, अनइक्वल लेवल, अनइक्वल लेवल का मतलब किस एरिया की बात कर रहा हूं, हिली एरिया की बात कर रहा हूं। हिली एरियाज पे जो टावर होंगे वो आपके अनइक्वल लेवल पे होंगे, तो दोनों टावर पे सैग कितना बनेगा और किस टावर से कितनी डिस्टेंस पे लोएस्ट पॉइंट की डिस्टेंस होगी, ये हम लोग देखें। तो इसको मैं कल करता हूं, अभी यूटिलाइजेशन की क्लास है आपकी, जो है 9 बजे से मैं क्लास लूंगा। ठीक है, इलाहाबाद में आ गया हूं, कल से आपकी तीनों क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, हो गया। चलिए 9 बजे से नेक्स्ट क्लास आपकी होगी यूटिलाइजेशन की, आगे डिस्कशन करना आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स।